नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा साप्ताहिक समसामयिकी की एक नवीन पहल के रूप में एक्सप्लेन्ड सत्र को प्रारंभ किया गया है। इस एक्सप्लेन्ड सत्र का नवीन अंक 2 जुलाई 2022 यानी शनिवार को रात 8 बजे प्रारंभ होगा, जिसमें महाराष्ट्र राजनीतिक संकट और दल बदल विरोधी कानून टॉपिक पर चर्चा की जाएगी। अतः आपसे अपेक्षा है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इससे संबंधित क्लास की नोटिफिकेशन को भी सेट करें। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे रुपए की मुक्त गिरावट, G7 व भारत, सड़क सुरक्षा, फिल्म पढ़ने की कला तथा अमेरिका में प्रवासियों की आमद के प्रश्न पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे और इससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 10 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। मुख्य रूप से हम इसमें बात करने जा रहे हैं रुपए की मुक्त गिरावट पर। आंकड़ों के अनुसार भारतीय रुपया इस हफ्ते अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है और हाल ही में डॉलर के मुकाबले इसका स्तर 79 रुपए पर देखा गया है। कई विशेषज्ञों का ये मानना है कि आगे आने वाले महीनों में रुपया और कमजोर हो सकता है और यह 80 रुपए को भी पार कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तो इसके संदर्भ में यह आशंका है कि वित्त वर्ष 2029 तक रुपया डॉलर के स्तर पर 94 रुपए तक भी कमजोर हो सकता है। इस पृष्ठभूमि में हमें भारतीय रुपए के अवमूल्यन और उसके विविध कारकों को समझना आवश्यक हो जाता है। आपको ध्यान देना है कि जब हम भारतीय रुपए की गिरावट की बात कर रहे होते हैं तो वास्तव में हम अवमूल्यन अथवा मूल्य ह्रास की बात करते हैं, जिसके संदर्भ में आपको ये याद रखना है कि जब भी बात की जाती है मूल्य ह्रास या अवमूल्यन की तो इसमें विनिमय दर प्रणाली में मुद्रा के मूल्य में गिरावट की बात की जाती है। इसका तात्पर्य यह होता है कि रुपए के मूल्य ह्रास का यह मतलब है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है, जिसका मतलब यह है कि रुपए अब पहले की तुलना में कमजोर हो गया है। इसे आप एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जैसे कि पहले एक अमेरिकी डॉलर अगर 70 रुपए में प्राप्त हुआ करता था, तो अगर रुपया में मूल्य ह्रास या अवमूल्यन देखा जाएगा तो अब एक अमेरिकी डॉलर 79 रुपए के बराबर है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि डॉलर के मुकाबले रुपए का अवमूल्यन हुआ है, यानी एक डॉलर को खरीदने में अब ज्यादा रुपए लग रहे हैं। वास्तव में जो यह अवमूल्यन देखा जाता है, यानी रुपए के मूल्य में जो गिरावट देखी जा रही है, वह भारतीय रिजर्व बैंक के लिए एक दोधारी तलवार के समान है, जिसमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव देखे जा सकते हैं। सैद्धांतिक तौर पर कमजोर रुपए को भारत के निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन अनिश्चितता और कमजोर वैश्विक मांग के माहौल में रुपए के बाहरी मूल्य में गिरावट उच्च निर्यात में परिवर्तित नहीं हो पा रही है। ज्यादातर देशों के द्वारा, जैसे कि चीन के द्वारा, अपनी मुद्रा को अवमूल्यित करके इसलिए भी रखा जाता है कि उसे निर्यात में आसानी हो, किंतु वैश्विक माहौल की अनिश्चितता ने इस संभावना को भारत के समक्ष सीमित कर दिया है। यही कारण है कि वर्तमान में इसके नकारात्मक प्रभाव ज्यादा दिख रहे हैं। विशेषज्ञों का यह मानना है कि मूल रूप से अत्यधिक अवमूल्यन आयातित प्रकार की मुद्रास्फीति के जोखिम को उत्पन्न करता है और केंद्रीय बैंक के लिए भी इसके संदर्भ में कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। हमें ध्यान रखना होगा कि भारत अपनी घरेलू तेल आवश्यकता के 2/3 से अधिक की पूर्ति आयात के माध्यम से करता है। इसके अलावा भारत खाद्य तेलों के शीर्ष
आयातक देशों में से भी एक है और यदि मुद्रा के मूल्य में कमजोरी देखी जाएगी तो हमें अपने तेल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिसका भुगतान हम डॉलर में ही करते हैं अधिक रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इससे आयातित वस्तुएं जिनमें तेल महत्वपूर्ण है उनकी कीमतें और ज्यादा बढ़ेंगी, जिससे अंततः खाद्य मुद्रास्फीति और उच्च देखी जा सकती है। हाल के समय में जिस प्रकार से कच्चे तेल और खाद्य तेल के उत्पादन मूल्य में वृद्धि देखी गई है उसका एक बहुत बड़ा कारण इस प्रकार की आयातित मुद्रास्फीति को ही माना जा रहा है। वर्तमान में भारतीय रुपए के इस मूल्यह्रास का कौन कौन सा कारण है यह भी समझना महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा तो महत्वपूर्ण तरीके से आपको ये समझना है कि जिस प्रकार से हाल के समय में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रकार की उच्च मुद्रास्फीति दिखाई दे रही है वह इस मुद्रास्फीति के बढ़ने का और रुपए के कमजोर होने का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अमेरिका आदि के बाजारों में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए वहां के केंद्रीय बैंक यानी अमेरिकी फेडरल रिजर्व के द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि की गई है। इससे भारत के बाजारों की ब्याज दर और अमेरिका के ब्याज दरों में लगभग अंतर कम हो गया है और इसी के चलते भारत में निवेश किए गए डॉलर का बाह्य गमन देखा जा रहा है अमेरिकी अथवा यूरोपीय बाजारों में, जिससे भारत में मुद्रा के संदर्भ में हम इसकी गिरावट को देख रहे हैं। सामान्य रूप से भारतीय मुद्रा में तब और गिरावट देखी जाती है जब भारत के बाजारों से डॉलर का बहिर्वाह यानी बाहर का आगमन देखा जाता है और यही स्थिति वर्तमान में भी दिखाई दे रही है। इसको और ज्यादा गंभीर किया है रूस यूक्रेन के चल रहे युद्ध ने, साथ ही चीन में कोविड-19 उछाल के कारण विकास संबंधी चिंताओं ने भी इसको बढ़ाया है, जिस पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। भारत में लंबे समय से एक मुद्रास्फीति की बढ़ती स्थिति भी देखी जा रही है, जिसका मुकाबला करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति को और सख्त बनाया गया है और यह भी मूल्यह्रास के कारणों में देखा जा रहा है। रुपए के मूल्यह्रास का समग्र अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है इसे भी समझे जाने की आवश्यकता है। रुपए के कमजोर होने से चालू खाते का बढ़ना, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी जैसी स्थितियों को देखा जा सकता है। चूंकि हम अपनी ज्यादातर आवश्यकताओं की पूर्ति आयातित वस्तुओं से कर रहे हैं, इससे वर्तमान में चालू घाटा बढ़ रहा है, क्योंकि हम निर्यात से ज्यादा आयात में पैसा खर्च कर रहे हैं। इसके अलावा चूंकि हम डॉलर में इसका भुगतान करते हैं, इसलिए विदेशी मुद्रा भंडार में भी कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा लागत जन्य मुद्रास्फीति भी इसका एक कारक हो सकता है। लागत जन्य मुद्रास्फीति को वेज पुश इन्फ्लेशन के रूप में जाना जाता है और यह तब देखी जाती है जब मजदूरी और कच्चे माल की लागत में वृद्धि के कारण समग्र कीमतों में वृद्धि देखी जाती है, जो एक प्रकार की महंगाई को ही दर्शाता है। यही कारण है कि हमें इसके संदर्भ में कुछ उपायों को किए जाने की आवश्यकता है। विश्लेषकों का मानना है कि भारत और अमेरिका के बीच लंबी अवधि की मुद्रास्फीति में महत्वपूर्ण अंतर को देखते हुए लंबे समय में डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट जारी रह सकती है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अमेरिका में मुद्रास्फीति 41 साल के उच्च स्तर लगभग 8.5% से अधिक देखी गई है। अधिक मुद्रास्फीति के चलते जैसे जैसे अमेरिकी फेडरल रिजर्व अपने देश में ऐतिहासिक रूप से उच्च मुद्रास्फीति से निपटने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाएगा, अन्य देशों पर भी विशेष रूप से उभरते बाजारों में काफी प्रभाव इसका देखा जाएगा, क्योंकि अगर अमेरिकी बाजारों में ब्याज दर देखी जाती है ऐसी उच्च प्रकार की, तो दुनिया भर से निवेशक अमेरिकी बाजारों में निवेश करने के लिए आगे आएंगे, जिससे भारतीय बाजारों में पूंजी का बहिर्वाह यानी बाहर जाने की प्रवृत्ति देखी जा सकती है।
इस प्रकार के पूंजी बहिर्वाह से बचने और अपनी मुद्राओं की रक्षा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आदि अपनी ब्याज दरें बढ़ाने के लिए मजबूर होंगे, जो आगे चलकर मुद्रास्फीति को और बढ़ा सकता है। भारत में आरबीआई भी दरों में वृद्धि करके और तरलता के संदर्भ में कार्यवाही करके घरेलू उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है, जो अप्रैल में लगभग 7.8% के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। हालांकि आपको ये ध्यान रखना होगा कि यदि एक सीमा से ज्यादा ब्याज दरों को बढ़ाया जाता है तो इससे व्यवसाय या निवेशकों आदि के लिए ऋण लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके ऋण की लागत अधिक हो जाती है। इससे अर्थव्यवस्था में होने वाले निवेश पर नकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है, जो आगे चलकर वैश्विक मंदी के खतरे को भी बढ़ा सकता है। क्योंकि ज्यादातर देशों में इस प्रकार की स्थिति देखी जा रही है, यही कारण है कि कहा जा रहा है कि जैसे जैसे दुनिया भर में ब्याज दरें बढ़ती हैं, वैश्विक मंदी का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि अर्थव्यवस्थाएं सख्त प्रकार की मौद्रिक स्थितियों के अनुकूल होने का प्रयास करती जाती हैं, किंतु इससे चिंताएं बढ़ सकती हैं। यही कारण है कि भारत को भी इसके संदर्भ में कार्य किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 8 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। मुख्य रूप से हम इसमें बात करेंगे G7 व भारत पर। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 48वें G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया गया। आपको ये ध्यान रखना है कि G7 की 2022 की अध्यक्षता जर्मनी के पास है और जर्मन प्रेसिडेंसी ने अर्जेंटीना, भारत, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया था। यदि हम इस पृष्ठभूमि में G7 को समझने का प्रयास करें तो G7 से तात्पर्य 7 देशों के एक अंतर सरकारी संगठन से है, जिसका गठन वर्ष 1975 में किया गया। वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस ब्लॉक की वार्षिक बैठक देखी जाती है। मुख्य रूप से इसमें 7 सबसे विकसित और औद्योगिकृत देशों को शामिल किया गया है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका को शामिल किया जाता है। आपको यह भी ध्यान देना है कि सभी G7 देश और भारत G20 का भी हिस्सा हैं। हालांकि G7 का कोई औपचारिक चार्टर या सचिवालय नहीं है। इसकी प्रेसिडेंसी हर साल सदस्य देशों के बीच आवंटित होती है और उसी के द्वारा एजेंडा तय करते हुए कार्य किया जाता है। इसमें शिखर सम्मेलन से पहले मंत्री स्तरीय पहले भी देखी जाती हैं, जिसमें विविध प्रकार की नीतिगत पहलों को किया जाता है। आंकड़ों के अनुसार आप इसके महत्व को समझ सकते हैं, क्योंकि 2022 तक G7 देश वैश्विक आबादी का 10% थे, वैश्विक जीडीपी का 31% और वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 21% का योगदान देते हैं। चीन और भारत, जो दुनिया के सबसे बड़े जीडीपी के आंकड़ों के साथ 2 सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं, इस समूह का हिस्सा नहीं है। G7 देश वैश्विक व्यापार में भी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। विशेष रूप से अमेरिका और जर्मनी प्रमुख निर्यातक देश हैं और 2021 में दोनों देशों के द्वारा विदेशों में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की वस्तुओं का निर्यात किया गया। हाल में जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ है, इसकी कुछ अन्य विशेषताएं भी आपको ध्यान देनी चाहिए, जैसे कि विकासशील और मध्यम आय वाले देशों में गेम चेंजिंग और पारदर्शी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वितरित करने के लिए G7 ने पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के तहत सामूहिक रूप से 2027 तक $600 बिलियन जुटाने की घोषणा की, जो एक बड़ी पहल कही जा रही है। इसके अलावा भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान या कैंपेन पर प्रकाश डाला गया, जिसका लक्ष्य है पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है। G7 ने रूस यूक्रेन संकट पर अपने मत को भी स्पष्ट किया। आपको ये ध्यान रखना है कि रूस यूक्रेन संकट के चलते ऊर्जा की कीमतें रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ गई हैं।
इस पृष्ठभूमि में भारतीय प्रधानमंत्री ने अमीर और गरीब देशों की आबादी के बीच समान ऊर्जा वितरण की आवश्यकता को संबोधित किया। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री ने अपना रुख दोहराया कि शत्रुता का तत्काल अंत होना चाहिए और बातचीत एवं कूटनीति का रास्ता चुनकर एक संकल्प पर पहुंचना होगा। इसके अलावा G7 और विशेष आमंत्रित साझेदार देशों ने लचीले लोकतंत्र पर एक बयान जारी किया जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए प्रतिबद्ध है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है और लैंगिक सशक्तिकरण की बात करता है। इसके अलावा G7 देशों ने यूक्रेन के लिए समर्थन, खाद्य सुरक्षा और एक क्लाइमेट क्लब पर भी अलग अलग बयान जारी किए। यदि हम भारत के दृष्टिकोण से G7 शिखर सम्मेलन के परिणामों को देखें तो वर्तमान में भारत के समक्ष एक संतुलन शक्ति के रूप में कार्य किए जाने की आवश्यकता है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री के द्वारा स्पष्ट किया गया कि वर्तमान स्थितियों में विकासशील देशों को सबसे ज्यादा समर्थन की आवश्यकता है क्योंकि उन पर ही रूस यूक्रेन संघर्ष का सर्वाधिक प्रभाव देखा जा सकता है। इसके अलावा भारत सरकार ने G7 देशों द्वारा शुरू की गई अवसंरचनात्मक पहल पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट से भी अपने को दूर रखने की कोशिश की है, जिसे प्रत्यक्ष रूप से चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के काउंटर के रूप में खड़ा करने का प्रयास किया गया है। यही कारण है कि भारत के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि भारत ने केवल रेजिलियंट डेमोक्रेसी और जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पर बयानों पर ही हस्ताक्षर किए हैं और रूस और चीन की निंदा करने वाले किसी भी बयान पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इससे पहले भी भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इस बात को स्पष्ट किया। इसके तहत भारत चीन और रूस के द्वारा पश्चिम की कड़ी आलोचना वाले बयानों से दूर रहा। जिस प्रकार से वर्तमान में विविध वैश्विक मंचों पर ध्रुवीयता देखी जा रही है, भारत को इन दोनों ब्लॉकों के मध्य एक संतुलन के रूप में अपने को स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि यद्यपि भारत ने G7 की लोकतंत्र पर उनकी घोषणा का समर्थन किया, किंतु भारत के भीतर ही अनेक बार नागरिक समाज पर टकराव देखे गए हैं। साथ ही समय समय पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार, विवेक, धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता और रक्षा पर भी प्रश्न उठे हैं। ये कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिसका भारत को देश के भीतर ही सामना करना होगा और निवारण के प्रयास को भी करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 10 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस से है। इसे आप जीएस पेपर 2 में ही स्वास्थ्य क्षेत्र से भी जोड़कर देख सकते हैं। मुख्य रूप से हम इसमें बात करेंगे सड़क सुरक्षा पर। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे द्वारा इससे पहले भी 30 जून 2022 और 16 मई 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस में इससे संबंधित चर्चा की गई है, जिसे आप देख सकते हैं। हाल ही में द लैंसेट के द्वारा प्रकाशित दुनिया भर में सड़क सुरक्षा पर एक नई विश्लेषणात्मक श्रृंखला का प्रस्ताव है कि भारत दुर्घटना से संबंधित मौतों में 25 से 40% तक की कटौती कर सकता है। इसमें इस बात पर बल है कि निवारक हस्तक्षेप अच्छे परिणाम देते हैं जब ये जोखिम कारकों पर लागू होते हैं, जैसे कि गति में कमी करना। इस रिपोर्ट में ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज डेटा का उपयोग करते हुए प्रत्येक देश के लिए संख्या का अनुमान लगाने के लिए एक सांख्यिकीय मॉडल का निर्माण किया गया है। आंकड़ों के अनुसार गति में कमी के साथ भारत में औसतन 20,500 से अधिक लोगों की जान बचाई जा सकती है, जबकि हेलमेट के हस्तक्षेप से 5,600 से ज्यादा और सीट बेल्ट से 3,200 से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती है। द लैंसेट के अनुसार प्रवर्तन के बिना कानून विफलता में ही समाप्त होता है। जैसे कि भारत ने 2019 में मोटर वाहनों पर अपने कानून में संशोधन किया, लेकिन राज्य सरकारों द्वारा इसका कार्यान्वयन एक समान या पूर्ण रूप से नहीं किया गया है, जिससे बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाएं देखी गई हैं, जिसके निवारण के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 11 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है।
इसमें हम बात करेंगे फिल्म पढ़ने की कला पर। हाल के समय में अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर कुछ फिल्म के सीनों को प्रदर्शित किए जाने के संदर्भ में पत्रकारों पर कार्रवाई देखी गई है। जैसे कि ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर के द्वारा किसी से न कहना मूवी के एक सीन को शेयर किए जाने पर उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कार्रवाई को किया गया। यही कारण है कि लंबे समय से लेखक और फिल्म निर्माताओं के द्वारा सरकारी सेंसरशिप आदि से बचने के कार्यों को किया गया है। उदाहरण के लिए, जब 1943 में प्रदीप कवि के द्वारा किस्मत फिल्म के लिए आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है नाम का गाना लिखा गया, तो इसके डायरेक्टर के द्वारा इसे द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। हालांकि भारतीय जनता द्वारा इसे भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि में देखा गया, जिसे ब्रिटिश सरकार को समझने में काफी लंबा समय लगा। इसी प्रकार से जब भारत में 1975 में इमरजेंसी का कार्यकाल देखा गया, तो इमरजेंसी के समय में बहुत सारी ऐसी पिक्चरों को रिलीज होने से रोक दिया गया जो सरकार की आलोचनाएं कर रही थी। जैसे कि 1978 की किस्सा कुर्सी का पिक्चर को बैन कर दिया गया, जो बाद में ही रिलीज हो सकी। वर्तमान में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे गए हैं जो किसी न किसी रूप में सार्थक संदेशों को देखते हैं। जैसे कि विद्वानों द्वारा इसके संदर्भ में कान फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत फिल्म ऑल दैट ब्रीथ्स का उदाहरण दिया गया है, जो मुख्य रूप से सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखकर अपने कथानक को कहती है। इसी प्रकार से दीपा मेहता की वेब सीरीज लीला को भी एक सार्थक वेब सीरीज माना जाता है, जिसको तत्कालीन सामाजिक आर्थिक परिदृश्य और इसके भविष्य को समझने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है। मुख्य रूप से हमें इसके संदर्भ में सरकारी नियंत्रण के साथ ही वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी समझने की आवश्यकता है, तभी भारत में लोकतंत्र की जीवंतता बनी रह सकती है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 8 में दिए गए एक अन्य आलेख पर, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसमें हम मुख्य रूप से बात करेंगे अमेरिका में प्रवासियों की आमद के प्रश्न पर। हाल ही में अमेरिका के टेक्सास में प्रवासी मौतों के संदर्भ में सबसे खराब प्रकरण तब देखा गया जब टेक्सास के सेंट एंटोनियो में एक छोड़ दिए ट्रक में कम से कम 53 लोगों के शव बरामद हुए। इस संदर्भ में रिपोर्टें बता रही हैं कि ये व्यक्ति संभवतः मेक्सिको, होंडुरास, ग्वाटेमाला और अल सल्वाडोर के प्रवासी थे, जो ट्रकों में छुपकर अमेरिका आ रहे थे, किंतु भीषण गर्मी की लहर के बीच अत्यधिक तापमान से इनकी अंततः मृत्यु हो गई। इस प्रकार का गंभीर प्रकरण एक बार फिर से उन खतरों की ओर प्रकाश डाल देता है जो अमेरिका में शरण या बेहतर आर्थिक संभावनाओं की मांग में किसी भी रूप में अमेरिका आना चाहते हैं। इसमें सीमा नीति प्रबंधन में भी गंभीर कमियों की ओर इशारा किया गया है। अमेरिकी सरकार का कहना है कि भीषण गर्मी के बावजूद पिछले 2 वर्षों में अमेरिका के दक्षिणी बॉर्डर में सीमा क्रॉसिंग की संख्या अधिक देखी गई है। मई 2020 में यूएस बॉर्डर पेट्रोल ने 23,000 से अधिक ऐसे प्रवासियों का सामना किया, जबकि 2022 में तो ये संख्या 2,39,000 से अधिक देखी गई है, जो पिछले 3 वर्षों में सबसे ज्यादा देखी जा रही है। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि अमेरिका और मेक्सिको के मध्य विद्यमान वाणिज्य कॉरिडोर से लगभग हर रोज 20,000 ट्रक गुजरते हैं और इन सभी ट्रकों की निगरानी करना एक बेहद मुश्किल काम है, जो सीमित जनशक्ति और निगरानी प्रणालियों की भारी कमी से और जटिल हो जाता है। इसके संदर्भ में एक बड़ा सवाल यह भी है कि सीमा पार करने वाले अवैध प्रवासियों के लिए किस प्रकार की नीति को अपनाया जाए। अमेरिका में इसके संदर्भ में जो 2 महत्वपूर्ण दल हैं, जिनका नाम डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन है, वे इसके संदर्भ में अपने पृथक विचारों को प्रस्तुत करते हैं। एक तरफ तो डेमोक्रेट्स अमेरिका में कानून का पालन करने वाले अवैध श्रमिकों के लिए नागरिकता के मार्ग को खोलने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर रिपब्लिकन ऐसे अवैध प्रवासियों को सीमा से बाहर करने पर ही बल दे रहे हैं। इस वाद विवाद के बीच एक समान नीति का भाव देखा जा रहा है, किंतु हमें लगातार हो रही मौतों पर भी ध्यान देना होगा।
इसी पृष्ठभूमि में अमेरिका को तर्कसंगत और मानवीय रूप से अपनी दक्षिणी सीमा पर प्रवासियों की आमद का प्रबंधन किए जाने की आवश्यकता है। हाल के समय में अमेरिका के द्वारा बंदूक संबंधी कानूनों के विनियमन पर जिस प्रकार से कार्य किया गया है, उसी प्रकार से यदि प्रवासियों के मुद्दे पर भी कार्य किया जाए तो इस समस्या का ज्यादा बेहतर हल निकाला जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, अवमूल्यन क्या है? भारतीय मुद्रा में इसकी प्रवृत्ति को बताते हुए इसके प्रमुख प्रभावों को भी स्पष्ट कीजिए। 250 शब्द, 15 अंक। दूसरा प्रश्न है, वैश्विक मंच पर G7 के परिणामों का मतलब है कि नई दिल्ली को वर्तमान में दो ब्लॉकों के बीच एक संतुलन बनाना जारी रखना होगा जो एक दूसरे के प्रति अधिक ध्रुवीकृत और शत्रुतापूर्ण हो रहे हैं। स्पष्ट करें। 250 शब्द, 15 अंक। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप अवमूल्यन का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप भारतीय रुपए में देखे गए हालिया अवमूल्यन को स्पष्ट करेंगे, अवमूल्यन के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को बताएंगे और इसके संदर्भ में उपयुक्त सुझाव भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप G7 का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप G7 के हालिया शिखर सम्मेलन की व्याख्या करेंगे। हालिया शिखर सम्मेलन में भारत के रुख को स्पष्ट करेंगे और भारत के द्वारा G7 और ब्रिक्स आदि दोनों के मध्य बनाए जाने वाले संतुलन का भी उदाहरण देंगे। इसके संदर्भ में आप उपयोगी सुझाव भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।